धन्यवाद आदरणीय सर। हमारे अगले अतिथि हैं BL आचा। आप सफल साहित्यकार और आलोचक हैं। आपका जन्म राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ मदारिया में 5 फरवरी 1950 को हुआ। आपने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से हिंदी में MA की पदवी प्राप्त की। आप मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापक रह चुके हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पिताजी का डायरी संस्करण प्रमुख है। आपकी हिंदी की कालजयी लघु कथाएं में 85 पृष्ठों की भूमिका है। आपकी पांडव और पड़ताल के 32 खंडों में शीर्ष लघु कथाकारों पर पुस्तकाकार समीक्षाएं हैं। आपको डॉक्टर देवराज उपाध्याय आलोचना पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी आलोचना पुरस्कार, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल जैसे कई प्रसिद्ध पुरस्कार प्राप्त हैं। आपके लेखन नई दुनिया, दैनिक भास्कर, मधुमती, साहित्य भारती जैसे कई प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हैं। आप आजकल सेवानिवृत्त हैं, चेन्नई में रहते हैं और साहित्य साधना कर रहे हैं। सर, आपका जीवन परिचय अथाह सागर है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है सर आपका। आप सभी का स्वागत। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि आज शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय बंगलुरु के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आप सभी से संवाद करने का अवसर मिला। जाने माने प्रवासी कथाकार तेजेंद्र शर्मा जी, नेपाल के ख्याति प्राप्त साहित्यकार डॉक्टर अब्दुल मोमिन खान, कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा साहब, डॉक्टर कामराज सिंधु जी, जाने माने आलोचक डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी, डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह जी, कनाडा के प्रोफेसर सरन गई साहब, महाविद्यालय के शासी निकाय के चेयरमैन नटराजन साहब, महासचिव डॉक्टर कृष्णा जी, प्राचार्य डॉक्टर मीरा जी, हिंदी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला पुरवाल जी और इस वेबिनार में उपस्थित सभी सहभागी साथियों, मेरा सौभाग्य है कि आपसे इस कठिन कोरोना काल में बात कर पा रहा हूं, वह भी 2 मीटर की दूरी से नहीं बल्कि कईयों से हजारों किलोमीटर की दूरी से। यूं कोरोना ने ऐसा अवसाद दिया है, पर आदमी है कि मृत्यु और भयावहता की इस काली छाया में भी जीने का अंदाज तलाश रहा है। जिंदगी लॉकडाउन में हो पर जिंदगी धड़कती जरूर है। आज का वेबिनार इस जीवट और संवाद का तकाजा है। मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। नमस्कार, मैं चेन्नई से BL आचा। मेरे प्रपत्र का शीर्षक है हिंदी कविता में प्रकृति और पर्यावरण। प्रकृति और मानव जीवन का गहरा रिश्ता रहा है, कभी परम सृष्टि के प्रतिबिंब के रूप में, कभी वनस्पतियों और पशु पक्षियों के सहकार के रूप में, कभी मनोभावों के प्रकृति के आरोपण से मानवीकरण के रूप में। तभी तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत गा उठते हैं, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, और पूछने लगते हैं प्रथम किरण का आना, रंगिणी तूने कैसे पहचाना। हिंदी के आदिकालीन साहित्य में जहां 12 मासा और षड ऋतु वर्णन की परंपरा रही है, वहीं नवरसों के
शास्त्रीय विवेचन में मनोभावों और चित्तवृत्तियों की। रीति साहित्य में तो आलंबन और उद्दीपन लक्षित साहित्य भरा पूरा है। पद्माकर का बगरियो बसंत है वाला कवित्व तो पाठकों की जबान पर है। कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में कलीन किलकंत है। भक्ति साहित्य का संकेत मात्र पर्याप्त है। सीताहरण के बाद वर्षा ऋतु में राम लक्ष्मण से कहते हैं, घन गमंड गरजे नभ घोरा, प्रियाहीन सकुचे मन मोरा। प्रकृति और मानव मन की एकता का भावचित्र। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में राष्ट्रीय राग भावना का संचार हुआ। हरिओध ने दिवसावसान के लोहित और प्रभा वाले रंगों से चित्र खींचा तो मैथिली शरण गुप्त ने भारत माता के प्राकृतिक चित्र को सामने ला दिया। नीलांबन परिधान हरित तट पर सुंदर है। कविता में मातृभूमि की सगुण मूर्ति को साकार किया। निराला की भारती जय विजय करे कविता में भारत की प्रकृति का भूगोल ही निर्मल चित्र के रूप में प्राण प्रणव ओंकार के साथ गूंज गया। हिंदी कविता में छायावादी काव्य प्रकृति काव्य ही है। प्रकृति के रंगों में अध्यात्म की अनुभूति, राष्ट्रीय भावनाओं की तरंग, लाक्षणिक व्यंजनाएं, रंगों का इंद्रधनुष, प्रकृति जागरण में सांस्कृतिक जागरण की हिल्लोल। संध्या सुंदरी में तो धरती और आकाश एक हो गए। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बांह, छाह सी अंबर पथ से चली। महादेवी में वह उदात्त पीड़ा के रूप में वेदना का गान बन गई। मैं नीर भरी दुख की बदली। और कामायनी में तो सांस्कृतिक आत्मा का जागरण। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। पंत की परिवर्तन कविता तो प्रकृति में उत्थान और पतन के नए होते दृश्यों की पटकथा है। नई कविता और प्रयोगवादी कविता में उपमान ही नहीं बदले, उनकी व्यंजना यथार्थ सापेक्ष होती गई। पर नरेश मेहता की कविताओं में जो उपनिषदीय धूप और वानस्पतिक स्पर्श है, वह उनकी कविताओं में पिघल सा गया है। अपने में से फूल को जन्म देना कितना उदात्त होता है, वह केवल वृक्ष जानता है, और फल वह तो जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का फल है। अज्ञेय के काव्य में सौंदर्य का प्रतिमान बन जाती है कलगी बाजरे की, नारी के स्वतंत्र अस्तित्व की नई प्रतिमा। लंबी छरहरी मगर हवा के साथ स्वातंत्र को जीती हुई। पर नदी के द्वीप का धरातल तो जितना दार्शनिक है, उतना ही वात्सल्यमय अस्तित्व। द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड अपना पितर है। केदारनाथ अग्रवाल की स्वयंवर कविता में चना, अलसी और सरसों फागुनी रंगों में मंडप सजाते हैं। पर भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में
जीवन के रंग चहलकदमी करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल के प्रकृति रूप से भिन्न उनकी कविता है। फूल को बिखरा देने वाली हवा भी कौन कहता है कि चलनी नहीं चाहिए। समूचा जंगल जला देने वाली आग भी कौन कहता है कि लगनी नहीं चाहिए। ये आग और हवा लोकतंत्र के जीवंत स्वर की ओर ले जाती हैं। तो केदारनाथ सिंह की कविता नए युगबोध को रचती है लोकतंत्र की लहरियों में। लहर को हक दो, वह कभी संग पुरवा के, कभी संग पछुआ के, इस तट पर भी आए, उस तट पर भी जाए, और किसी रेती पर सिर रखकर सो जाए नई लहर के लिए। यदि इसके बरअक्स दुष्यंत के शेर को रख दिया जाए, खरगोश बनकर दौड़ रहे हैं तमाम ख्वाब, फिरता है चांदनी में कोई सच डरा डरा। तो डर का यथार्थ और लहर को हक दो का उत्प्रेरण युग सत्य और युगमूल्य बन जाते हैं। गुप्त जी के नीलांबर परिधान में आज ओजोन के वैश्विक छिद्र हैं और निर्मल गंगा की हीरक कणियां अब बुदबुदों की दुर्गंध में तब्दील हो गई है। पराबैंगनी किरणों का आतंक ग्लोबल वार्मिंग के रूप में तो पिघलते ग्लेशियरों का संकट मानवीय अस्तित्व पर, हरियाली विहीन कंक्रीट सभ्यता और बुलडोजरों से ढहते पहाड़ों की हरितिमा आज की सच्चाई है। ज्ञानेंद्र पति की गांगेय कविताओं में बूढ़ी गंगा का यह रूप कितना बुदबुदाता है। स्वार्थी कारखानों का तेजाबी पेशाब झेलते बैंगनी हो गई है तुम्हारी त्वचा। पॉलीथीन संस्कृति, कीटनाशकों और औद्योगिक सभ्यता के पूंजीवादी बाजार ने इस अकुलाहट को गिद्ध जैसे पक्षियों की व्यथा से भी रूबरू कर दिया है। उसके घोंसलों के अंडे हरछोह सफेद क्यों हुए जा रहे हैं, उनके खोल तुनुक। शायद गिद्ध भोज्य पशु मांस में पैबस्त कीटनाशकों से विषवस्त असमय भंगुर, ओह कब से नहीं गूंजी है किलकारियां। अरुण कमल की कविता भी पर्यावरण के इस कुत्सित चित्र से खबरदार करती है। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर। यह व्यंग गहरा भी है और मनुष्य प्रकृति के बीच कचरा बीनते चेहरों की व्यथा भी। पर ज्ञानेंद्र पति ने खनिज तेल के समुद्री जहाज के डूबने पर समुद्री जीवों का व्यथा का पुर असर चित्र खींचा है। खनिज तेल से लथपथ उन समुद्री पक्षियों ने क्या कभी अपने निर्लज्ज दुस्वप्न में भी सोचा था समुद्र इस तरह जल उठेगा, भभक उठेगा। धुएं का विकराल दैत्य घोंटेगा उनके कंठ का आकाश ही नहीं, आकाश का कंठ। जाने कितने नदी पथों से कभी वहां पहुंचे हुए प्राचीन कछुओं के उम्र दराज वंशजों ने अपनी स्मृति शिराओं में संजो रखी थी कोई ऐसी संस्मरण कथा कि जल उठा हो, वह भी जलधि का जल नहीं। ऐसा कोई संस्मरण नहीं, कोई दुस्वप्न नहीं उन जीव जंतुओं के पास। पर आज हम प्रदूषण
और युद्धों के तांडव में ही नहीं, एक अदृश्य वायरस से भय खाते हुए अपनों से दूर अपने घरों में कैद हैं। समूचे साहित्य में जैसे कोरोनावाद ही आज की भयावहता का सन्नाटा बन गया है। अनिल जोशी लिखते हैं, सन्नाटे के पास शब्द नहीं होते, भाषा नहीं होती, सिर्फ हवाएं होती है और मेरे हिस्से में आई हुई सांस मैं नहीं जानता। जानता हूं बस इतना कि मैं भी सन्नाटा हो जाऊंगा और हवाएं चलती रहेंगी। और इस सन्नाटे में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते मजदूर जब नदी पर बने पुल से गुजरते हैं तो नदी मजदूरों से पूछती है, मुझे बहुत प्यास लगी है, अपने पसीने का पानी मुझे दे दो ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। कवि ओम निश्चल इसी अदृश्य भयावहता से उस छुआछूत की वापसी को रेखांकित करते हैं जिसे हजारों वर्षों में दूर किया था। संदिग्ध है हर छींक, संगीन है वातावरण, अस्पृश्यता ने हर लिया सभ्यता का आवरण, अस्त्र शस्त्र के बिना निरंतर जारी अब यह विश्व युद्ध है। जो वरदान हुआ करता था अब वही विज्ञान कुद्ध है। वुहान से चले इस कोरोना वायरस ने हर तरह से सामाजिक दूरी के साथ न केवल अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त किया है बल्कि मृत्यु की काली छाया की संक्रामक भयावहता में कैद कर लिया है। अब यह बाजारवाद के साम्राज्यवादी लालच का जैविक हथियार है या वन्य पशु पक्षियों के वायरस का मानव संस्करण। मगर विश्व युद्धों की भयावहता से खतरनाक त्रास हर कहीं सन्नाटा बुनता है। अजीब सी बात है कि आदमी ओजोन के छिद्रों से चिंतित था, ग्लेशियरों के पिघलने से प्रलय की छाया देखता है, बुलडोजर और कंक्रीट सभ्यता में ध्वस्त प्रकृति में जीवन की हत्या को लक्षित करता है, चिमनियों के धुएं में कार्बन उत्सर्जन की ग्राफ से भयभीत होता है। मगर आज ओजोन सेहतमंद है, नदियों का पानी ऑक्सीजन युक्त होकर साफ है, धुएं के अंबार से आसमान साफ है, मगर मौत की काली छाया के रूप में अदृश्य कोरोना जिंदगी को लॉकडाउन में कैद कर रहा है। हाँ, तब भी आदमी है कि लैब में वैक्सीन तलाश रहा है और साहित्य जिंदगी को जीवन भरी दर्द